कल हालांकि हमने 4th पार्ट भी पढ़ा था, और 5th पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो हम बात कर रहे थे जीसस क्राइस्ट को किस तरह से अरेस्ट किया गया, फिर कैसे उनका ट्रायल, उन पर मुकदमा चलाया गया, और कैसे उनका क्रूसिफिकेशन किया गया। और क्रूसिफिकेशन होने के बाद उनके ब्लड को, जो उनके वूंड से जो ब्लड आ रहा था, दैट ब्लड वाज कलेक्टेड इन अ होली ग्रेल बाय हिज 2 डिसाइपल्स। वन ऑफ देम वाज yes, Cleopas. One disciple's name was Cleopas, and the other name is unknown. And they were taking that holy grail to a city. The city name is Amos. Amos city name, and they wanted to make a chapel there. The name of chapel was Chapel of Perillus. And Saint Parsifal was on a quest, was on a traveling journey, and he was searching that holy grail which was established by 2 disciples of Jesus Christ. So जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या पढ़ा, कैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, और कैसे उनका 2 डिसाइपल्स उनके ब्लड को एक जगह इकट्ठा किया, और उस ब्लड को जब वो ढूंढने जाते हैं, लोग होली ग्रेल को जब ढूंढने जाते हैं, तो वो एक क्वेस्ट है, एक ट्रैवलिंग है। द ट्रैवलिंग इज नोन एज सर्च ऑफ या क्वेस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट होली ग्रेल। एंड मैनी नाइट्स गो देयर, कई नाइट्स आते हैं जिन जिन को सेल्वेशन चाहिए, जिन जिन को रिनंशिएशन चाहिए, जिन जिन को रिडेम्पशन चाहिए, वो जिनको अपना प्योरिफिकेशन चाहिए, वो तीर्थ यात्रा पर रवाना होते हैं। तो ऐसे ही एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और बहुत हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता कभी भी सरल नहीं रहा। किसी भी अच्छी चीज़ को पाने का रास्ता कठिन तो होता ही है। तो आपने देखा कि वहाँ माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सैंड्स हैं, वहाँ पानी नहीं है, और पानी के बिना उनकी हालत ख़राब हो रही है। वो प्यासे मर रहे हैं, वाटर 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 ही कर रहे थे, कल आपने पढ़ा था। अब ये जो अब घटना आप देखने वाले हैं, ये जब जीसस क्राइस्ट के जो 2 डिसाइपल्स जा रहे थे, ये उन 2 डिसाइपल्स की बात है। और तो उनके बारे में बताया गया वो 2 लोग थे। तो पूछ रहा है हु इज द थर्ड, तीसरा कौन है? तो तीसरा कौन है? जीसस क्राइस्ट है। हु इज द थर्ड? द थर्ड वॉज जीसस क्राइस्ट। The third was Jesus Christ. Good evening, everybody. Chanchal, Mamta, Rekha, Seema. The third was Jesus Christ. तीसरे कौन थे? जीसस क्राइस्ट थे। Who walks always beside you. आपको ध्यान है वो जा रहे थे, गुड फ्राइडे को उनको क्रूसिफाई किया गया 3 अप्रैल को, ईस्टर के दिन वो रीबर्थ हो गया जीसस क्राइस्ट का। वो जब यात्रा पे जा रहे थे, तीसरे दिन के साथ हो गए। वो तो भगवान थे, तो ओमनी प्रेजेंट है, वैसे भी हर जगह व्याप्त है। इनके साथ तीसरे हमेशा से थे। ये कौन है जो हमेशा से तुम्हारे साथ चल रहा है? तीसरा एक बंदा। तुम 2 हो, ये तीसरा कौन है? When I count, there are only you and I together. जब मैं गिनता हूं तो तुम 2 नजर आते हो। फिर तीसरे की छाया किसकी है? ये शैडो किसकी है? बट वैन आई टुक अहेड ऑफ द वाइट रोड, लेकिन जब इस वाइट रोड पे मैं तुम्हारे आगे देखता हूं तो आगे परछाई दिखती है। आदमी 2 हैं, परछाई कितने की दिख रही है? 3 की दिख रही है। देयर इज ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू। हमेशा कोई एक है जो तुम्हारे बगल में चल रहा है, साथ में चल रहा है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग यानी मूविंग स्लोली। रैप्ड यानी कवर्ड, ढका हुआ। ग्लाइडिंग रैप्ड इन अ ब्राउन मैंटल। ये किसी ने एक ब्राउन सा मैंटल पहना हुआ है। मैंटल होता है चोगा, लबादा, रॉब, रॉब भी कहते हैं इसको। एक होता है ना ऊपर से कपड़ा डालते हैं अलग से। ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, इनके महिलाएं भी आदमी भी कपड़े तो पहन रखे हैं, ऊपर पता नहीं कैसे कोट डाल लेते हैं ऐसा अलग सा ही, जो ऊपर से पीछे लटकता रहता है ना। ऐसे घोड़े सवार या औरतें
एक ऊपर से अलग, सो मेंटल कहते हैं, चोगा, मेंटल, लवादा। और ये जो जीसस क्राइस्ट थे ये भी चरागाई थे, शेफर्ड थे, तो ये साधु संत की तरह चोगा पहन के रहते थे। तो ये उसने एक ब्राउन मेंटल पहना हुआ है, हुडेड है, हुडेड मतलब पहना हुआ और देखो ऊपर से हुड डाल रखा है। तो आपकी स्वेटर्स वगैरह नहीं होती, जो हुड होता है जिसके ऊपर आपको कवर कर लेता है, चेहरा आगे तक आ जाता है और उससे ना दिखता नहीं कि कौन है अंदर। चेहरा कई बार दिखता नहीं, छुपाने के लिए अपने आप को भी होता है वो, वैसे ठंड से बचने के लिए होता है, पर इतना बड़ा होता है कि वो थोड़ा आगे कवर कर लेता है आपको। तो हुडेड है, हुड होता है सांप का वैसे तो फन, तो उस जैसा कोई कपड़ा होता है उसको हुडेड कहते हैं। आई डू नॉट नो वेदर अ मैन और वुमन, मुझे नहीं पता कि ये जो तीसरा है ये आदमी है कि औरत है, पता ही नहीं चल रहा। हुडेड है, कवर्ड है, रैप्ड है, पता नहीं चल रहा। बट हु इज दैट ऑन द अदर साइड, लेकिन कोई तो है, और ये कौन है? हुडी, हुडी बोलते हैं आजकल, हाँ ठीक है हुडी हो सकता है, बट हु इज दैट ऑन देयर अदर साइड, कौन है तुम्हारे साइड में तीसरा? महिपाल कौन है वो तीसरा? जोर से बोलो। जीसस क्राइस्ट है, शाबाश। व्हाट इज दैट साउंड हाई इन द एयर, और ये साउंड क्या है? तो तुमने शुरू से पढ़ी क्या इसलिए मेरे से महिपाल? पहले दिन नहीं पढ़ी तुमने? तो नोट्स अगर चाहिए देख लेना, लास्ट में बात कर लेना मेरे से कि अगला टॉपिक एक बार लास्ट मिल लेना मेरे से आप, है ना। व्हाट इज दैट साउंड हाई इन द एयर। अब देखो ये मुद्दे को बदल दिया, ये ले गया इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आसमान में एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, फाइटर प्लेन्स जो मिसाइल दाग रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट हो रहा है वहाँ पे, बमबारी हो रही है। तो व्हाट इज द साउंड हाई इन द एयर, साउंड किसका आ रहा है हवा में, ऊपर आसमान में? मरमर, देखो मरमर बबीता ये वापस ओनोमोटोपिया है। मरमर होता है बुदबुदाना, वैसे ये शौक के अंदर, दुख के अंदर, सोरो, थोड़ा सा ये सोरोफुल साउंड होता है। मरमर, मरमर ऑफ मैटरनल लैमेंटेशन, मरमर ऑफ मरमर ऑफ मैटरनल, मैटरनल होता है माँ, मातृत्व, लैमेंटेशन दुख। जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं ना, बॉम्बरमेंट होता है, तो उसमें कई माओं के बच्चे शहीद होते हैं, होता है वो तो निश्चित रूप से होगा। और बिल्कुल नए नौजवान बच्चे, मतलब 16 साल, 17 साल, 18-20 साल के बच्चों को जबरदस्ती लड़वाया गया, उनको हथियार दिए गए, मर गए सब लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत हुआ ऐसा, जो मैं बता भी रहा था आपको कि आदमी खत्म हो गए थे। औरतों का अधिकार इसलिए हुआ, औरतें वो हो गई, तो उन माओं के बच्चे मर गए, तो बेचारी क्या कर रही हैं वो? लेमेंटेशन, विलाप कर रही हैं, दुख, विलाप, शोक। आपको मैंने ये एलिजी में पढ़ाया था, लेमेंटेशन वर्ड वहाँ भी आए थे, लेमेंटेशन, बीविल्डरमेंट नहीं, वो मॉर्निंग और इस तरह से वर्ड्स आए थे। मरमर करना यानी दुख में बुदबुदाना, रोना, ऐसे। हु आर दोज हुडेड होड स्वामिंग, और वो कौन है जो हुडेड है? हुडेड मतलब ऊपर वो पहन रखा है कुछ, हेलमेट, सोल्जर्स हैं ये जो हुडेड है। होड्स, झुंड हैं, एक साथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, स्वामिंग, स्वामिंग यानी जैसे होता है ना मधुमक्खियों का स्वाम होता है, झुंड एक साथ आता है, स्वाम ऑफ बीज बोलते हैं, मधुमक्खियों का झुंड। ऐसे ही खूब सारे सोल्जर्स का झुंड उस युद्ध में ऐसा ही था, लाखों की, हजारों की संख्या में लोग लड़ रहे थे। ओवर एंडलेस प्लेन्स, जहां देखो मैदान में चारों तरफ कौन है? सोल्जर्स ही सोल्जर्स। नीचे जमीन पे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, ऊपर आसमान में जो फाइटर प्लेन्स हैं वो हैं। ओवर एंडलेस प्लेन्स स्टम्बलिंग इन क्रैक्ड अर्थ, जमीन पे चल रहे हैं लेकिन जमीन में क्रैक्ड अर्थ है, बॉम्बिंग हुई होगी, खड्डे हो गए जमीन में इधर उधर,
तो चलने में कोई पैर कभी खड्डे में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, मैंने देखा भी, इसलिए मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। आप भी देखना, एक नेटफ्लिक्स पे मूवी है, हो सकता है किसी दूसरे चैनल पे भी हो, ऑस्कर अवार्ड मिला उस मूवी को, बहुत अच्छी, मैंने देखा उसको ऑस्कर की वजह से देखा, और मैं थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखना चाह रहा था कुछ, तो ना वो गजब की लड़ाई है, उसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट करके, 3-3.5 घंटे की फिल्म है, और वो नए बिल्कुल ऐसे जैसे अपने महिपाल आया है, ये बच्चा है, वो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे वो लड़ रहे हैं उसके अंदर, और ऐसे लाशें पड़ी हैं, किसी का हाथ कट गया, बहुत रियल ओरिजिनल पिक्चराइजेशन। और जर्मनी और इन देशों की लड़ाई बताई इसमें, इंग्लैंड एक तरफ जर्मनी एक तरफ इंग्लैंड है शायद, तुमने देखी है? तुमने कहाँ देखी बेटा? नेटफ्लिक्स देखी है, 3-3.5 घंटे फिल्म है, कितनी गजब की फिल्म हो, देखना मतलब कभी मौका मिले तो, इस वो आपको सीन दिखाई देगा, खड्डे का तो पानी वानी भरा है, देखो ना, इधर पानी भरा है उधर पानी, ट्रेंच खोदते भी हैं, ऊपर से बॉम्बिंग होगी तो आपके खड्डे खोद के फिर रहते हैं वो अंदर बना के अपना, वो कुछ ज़मीन के नीचे, और फिर बॉम्बिंग वॉम्बिंग होती तो खड्डे हो जाते हैं उसके अंदर, तो उन खड्डों में इनके पैर जो हैं वो स्टम्बल हो रहे हैं, स्टम्बल यानी लड़खड़ा रहे हैं, चल रही है सेना, रिंग्ड बाय द फ्लैट हॉरिजन ओनली। देखो ये एक तरह से मतलब बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज की है उसने, क्या कह रहा है? रिंग्ड बाय, ये सैनिकों का एक घेरा बना हुआ है, रिंग्ड बाय द फ्लैट हॉरिजन, हॉरिजन होता है दूर सामने जहां आसमान और जमीन या आसमान और पानी मिलता हुआ दिखाई देता है, उस दूर दिखता है ना मुझे दूर, वहां वो है हॉरिजन, वहां तक रिंग फैली हुई है, और हॉरिजन कभी खत्म होता ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, आप थोड़ा और आगे जाओगे तो हॉरिजन क्या हो जाएगा? और आगे हो जाएगा, और आगे जाओगे तो और आगे, यानी कि पूरी दुनिया में ही ये लड़ाई चल रही है, कोई एक देश में नहीं चल रही थी, वर्ल्ड वॉर था ये तो हर जगह लड़ा जा रहा था। व्हाट इज द सिटी ओवर द माउंटेन्स, और वो पहाड़ों के उस पार वो शहर कौन सा है? क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स एंड बर्स्ट इन द वायलेट एयर, वायलेट एयर यानी रात, अंधेरा, शाम, इवनिंग टाइम, क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स, यहाँ क्रैक्स हो रहे हैं शहर में, रिफॉर्म्स एंड बर्स्ट, बम वगैरह जो बॉम्ब होते हैं वो बर्स्ट हो रहे हैं, फूट रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, फॉलिंग टावर्स, बड़ी बड़ी जो मंजिलें हैं वो गिर रही हैं नीचे, फॉलिंग टावर्स, टावर्स ऑफ बिल्डिंग्स, टावर्स ऑफ चर्च, क्योंकि स्पिरिचुअल का भी तो यहाँ डिजनरेशन हो रहा है, चर्च गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, चाहे कोई सा शहर हो, जेरूसलम बहुत पवित्र जगह है यहूदियों के लिए, जेरूसलम, एथेंस रोमन्स के लिए, इनके लिए बहुत पवित्र जगह है, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की राजधानी है, वो भी धार्मिक लोग, एक धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वियना, लंदन, सब अनरियल सिटी जो हैं ये सब बर्बाद हो रहे हैं, हर तरफ वर्ल्ड वॉर का बैड इफेक्ट छाया हुआ है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, क्रैक्स हो रहे हैं अर्थ पे। ए वुमन, एक औरत, ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट, उसके बाल बंधे हुए थे और वो बालों को ऐसे खोल ली उसने, फैला दिया, डरावना रूप हो रहा है, जैसे हमारी इशिता है आज जैसे बाल फैला के बैठी हो रही, बाल मालो थोड़ा 2-4 बाल आगे भी ले आई और ऐसे बैठ जा रहा, मर गिरा कहाँ होगो, अपने बच्चों पर विलाप कर रहे हैं बेचारे, औरतें क्या कर रही हैं? विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, लेमेंटेशन कर रही हैं। ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, अपने लंबे काले बालों को क्या कर लिया उसने, जो टाइट थे उससे आउट कर दिया, बाल बिखेर दी। जब रोता पीटता है आदमी, मरता मातम मनाता है तो बाल वाल सब खुल जाते हैं, वो तो हालत खराब हो जाती है। अब ये कौन हो सकती है औरत जिसके बच्चे मर गए? वो हो सकती है, इसलिए विलाप कर रही है अपने बच्चों की मौत पर। ये मदर अपनी अर्थ भी हो सकती है, मदरलैंड, जो अपने दुनिया को, अपनी धरती को वेस्ट होते हुए, वेस्टलैंड बनते हुए देख रही है। वो देख रही है कितना वायलेंस है इस धरती पे, या तो वायलेंस बचा है या सेक्स बचा है।
अपने 4 पार्ट में सेक्स के बारे में पढ़ा, चौथे पार्ट में थोड़ा उसका इलाज बता रहे थे, बाकी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में वही चीज़ थी। और अब यहाँ युद्ध का और जीसस क्राइस्ट का उनका दृश्य है। तो जो ये दुनिया में जो डिजनरेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, द वर्ल्ड हैज़ डीकेड, डिमोलिश्ड, डिवेस्टेटेड, डिस्ट्रॉयड, उसका दुख देख करके, वो प्लाइट, वो कंडीशन देख करके धरती माँ भी रो रही है। ऐसे लग रहा है उसने अपने सब बाल वाल फैला दिए हैं, उजड़ गया है सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स। और देखो आप, फिडल्ड होता है वीणा। आपने एक मुहावरा सुना हो, एज फिट एज फिडल, एक इडियम है। मतलब जो आदमी बहुत फिट होता है ना, उसके लिए बोलते हैं एज फिट एज फिडल, चुस्त दुरुस्त, जैसा होना चाहिए वैसा। जैसे वीणा के तार होते हैं, फिडल के स्ट्रिंग्स जो तार होते हैं उसके, वो फिट होते हैं। वीणा के तार ज़्यादा कस दिए तो टूट जाएंगे, ढीले छोड़ दिए तो सुर नहीं निकलेगा। तो फिडल के जो स्ट्रिंग्स हैं उनसे एक म्यूज़िक निकल रहा है, विस्पर म्यूज़िक है वो दुख का म्यूज़िक है, सैड सॉन्ग निकल रहे हैं उससे। माँ रो रही है। एंड बैट्स, देखो कैसी कैसी सिंबल्स लिए जा रहे हैं। बैट्स चमगादड़, बैट्स चमगादड़ होते हैं। बैट्स विद बेबी फेसेस, बैट्स का चेहरा कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा चेहरा होता है उसका, और पंख वंख, शरीर बहुत बड़ा होता है उसका। कहीं तो बहुत बड़े बड़े बैट्स होते हैं, वही भी कुछ ना कुछ देखते हैं, ईगल जितने बड़े बड़े बैट्स भी होते हैं। पहले तो बैट छोटे ही होते हैं, तो बहुत बड़े पंख फैला ले तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। बैट जिनके बेबी फेस होते हैं, इन द वायलेट लाइट, कब आते हैं, शाम की रोशनी में आते हैं। जब शाम होती है ना, हल्का अंधेरा हो गया, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, तो रोशनी की तरफ भागते हैं वैसे। दिन में तो आंखें उनकी अंधी जाती हैं एक तरह से, शाम को निकलते हैं वो वायलेट लाइट में। विशल्ड, उनकी एक अलग आवाज़ आती है। चमगादड़ों की आवाज़ बहुत वो होती है। और चमगादड़ कहाँ होते हैं, जहाँ बर्बाद जगह होती है, र्यूंड, वीरान। तो ये पूरी दुनिया क्या हो गई है, वेस्टलैंड ही हो गई है, वीरान हो गई है। विशल्ड एंड बीट देयर विंग्स, और अपने विंग्स को क्या कर रहे हैं, जो बहुत मजबूत हैं, बड़े हैं, फड़फड़ा रहे हैं। एंड क्रोल्ड हेड डाउनवर्ड डाउन अ ब्लैक एंड वॉल। क्रोल्ड हेड डाउनवर्ड, ये क्या करते हैं, दीवार पर रेंगते हैं नीचे से, और इनका सिर नीचे रहता है, टांगे ऊपर रहती हैं, उल्टे लटकते हैं। बैट्स की खास बात होती है, उल्टे लटकते हैं, और ये दीवारों पर लटके हुए हैं। दीवारें कैसी हैं, ब्लैक एंड। तो ये इशिता, दीवारें ब्लैक एंड क्यों हैं? हाँ शायद दिमाग तो काम करता है इस लड़के का, ऐसी बात नहीं है। तो आज बाल बाल कैसे फैला के आई थी, बता दे हमारे को, डराना चाहती है हमारे को, हैं? नहा के आए भी आज। देखो ये लड़के सारी व्रत कर रही है, सुबह से नहाए बैठी हैं। तूने व्रत नहीं किया कोई? बेचारा पति बाहर बैठा है, उसके लिए कोई व्रत भी नहीं कर रहा है। हैं? अरे हमारी वाइफ तो व्रत करती ही नहीं करवा चौथ का। उसको लगता है भी हर जन्म में तेरे को तू तुलसी है हमारे को, ये भी नाटक है। हाँ, तो वो तो व्रत नहीं करती, केवल एक करती है, करवा चौथ होता है ना वो, कौन सा दिवाली के आसपास वाला, ओनली वन। जयपुर में ज़्यादा है व्रत का सिस्टम ये, यहाँ औरतें बहुत व्रत करती हैं, है ना। बाकी गाँव में कोई एक दो व्रत कर ले तो ठीक है, हरियाणा में बिल्कुल नहीं करते लोग। बाबा वो मानते जरूर है, पर ज़्यादा व्रत नहीं करते वो लोग। चलो जो भी है, तो हमारी इशिता भी कुछ ऐसी है। एंड अपसाइड डाउन इन एयर व टावर, जैसे वो उल्टे लटके पड़े ना चमगादड़, ऐसे ही ये जो बड़े बड़े टावर्स हैं ना, ये उस बॉम्बरमेंट से ये भी क्या हो गए, जमींदोज हो गए, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन क्या होता है, जो अपसाइड थी इनकी वो क्या हो गई है। वैसे अपसाइड डाउन का मतलब और होता है, चीज़ का उल्टा हो जाना। जैसे मैं सिर नीचे कर लूँ, पैर ऊपर कर लूँ, तो मैं अपसाइड डाउन हो गया। कोई गाड़ी, कार चल रही थी और वो टक्कर होके उलट गई और पहिए ऊपर आ गए, तो क्या हो गई, अपसाइड जो थी उसकी वो डाउन हो, उल्टा हो जाना। यहाँ पे गिर जाना है, मतलब टावर्स गिर गए। टोलिंग रेमिनिसेंट बेल्स, और
टावर्स मतलब यहाँ पे चर्च भी है, यहाँ चर्च का मतलब है चर्च गिर गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई, और चर्च में क्या बच गई? बेल्स बच गई, लोहे की वगैरह की होती है, वो बची हुई बेल्स बज रही हैं। अब तो सुन लो मॉडर्न पीपल, अब तो याद कर लो चर्च को, वो बज रही हैं, आपको संकेत दे रही हैं दैट कैप द आवर्स, और ये अभी भी आपको समय बता रही हैं कि हो गया प्रे का टाइम, 3 बज गए, 4 बज गए, शाम का टाइम हो गया, पूजा कर लो, चर्च में आ जाओ, प्रे कर लो। एंड वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्टर्न्स एंड एग्जॉस्टेड वेल्स। तो ये देखो, ये यात्रा चल रही है एक्चुअली में। पार्सिफल, सेंट पार्सिफल अपनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और यात्रा करते करते समय उन्हें शहर दिखाई दिए, पहाड़ दिखाई दिए, और टूटे फूटे शहर, बर्बाद शहर दिखाई दिए, बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, ठीक है ना, देख रहे हो, समझ रहे हो आप, वो पूरा नज़ारा सीन चल रहा है। और उनको अभी भी प्यास लग रही है, प्यास वाली बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, जो कल लग रही थी, पहले लग रही थी, तो अब और बढ़ गई होगी। वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्टर्न्स एंड एग्जॉस्टेड वेल्स। एग्जॉस्टेड वेल मतलब वो कुएं जिनका पानी एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। एम्प्टी सिस्टर्न, सिस्टर्न होते हैं टैंक, टंकियां, टंकियों का पानी क्या हो गया? खाली हो गए। कुएं दिखाई तो दिए, शहर है तो कुएं भी होंगे, टंकियां भी थी, लेकिन वो सब खाली थी। और खाली चीज एक अलग आवाज आती है। आप ना टंकी के अंदर, खाली टंकी में मुंह दे के देखना आप अंदर, कान में से कुछ साई साई से आवाज आएगी। खाली कुएं में वैसा ही होगा। तो एक अलग ही वॉइस आ रही है, बट वो वॉइस किसकी है? खाली टंकी की, खाली कुएं की। इन दिस डीकेड होल, ये जो होल बने हुए हैं ये सब डीके हो गए हैं। अगर कोई पानी पहले है नहीं, और है भी तो पानी सड़ गया है, खराब हो गया है, दूषित है। अमंग द माउंटेन्स, माउंटेन्स के अंदर कुछ होल पड़े हुए हैं, होल की बात कर रहा है, जो खड्डे हो गए। इन द फैंट मूनलाइट, जब आप उस फैंट, धुंधली सी चांदनी में, चांद की रोशनी में आप माउंटेन्स के बीच में उन होल्स को देखते हैं, तो वो क्या है? डीके, मतलब खराब हो चुके हैं। द ग्रास इज सिंगिंग, सूखी घास है, जब सूखी घास के बीच में से हवा निकलेगी, विंड निकलेगी, तो घास हिलेगी, उसकी एक साउंड आएगी, ऐसा लग रहा है ग्रास इज सिंगिंग। ओवर द टम्बल्ड ग्रेव्स, अब चलते चलते ग्रेव्स आ गई, कब्र, और वो कब्र टम्बल्ड है, ब्रोकन है। ग्रेव्स भी टूट गई हैं, टूट फूट गई हैं। कैसे टूट गई साहब ये ग्रेव्स? कैसे टूट गई? तो लड़ाइयों से गिरे होंगे, बॉम्ब बॉम्ब से टूट गई होंगी, या फिर तूफान आ रहे हैं, हवा चल रही है। हवा से क्या होता है, जो कब्र के ऊपर मिट्टी लगाते हैं, और मिट्टी धीरे धीरे क्या हो गई? उड़ गई। उड़ गई तो नीचे बच गई वो हड्डियाँ, क्योंकि मांस वास को तो खा गई कौन? कीड़े मकोड़े खा गए, तो वो हड्डियाँ और दिख रही हैं बाहर। और ये दृश्य वो भी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कितने लोग मरे थे, तो कितने लोगों को जलाओगे, कितने लोगों को दफनाओगे आप? तो ऐसे ही वो पड़े रह गए ज़मीन में ही। तो जब जाओगे उधर तो पैरों में तो आएंगे ही वो पैरों में आ रहे हैं। टम्बल्ड ग्रेव्स अबाउट द चैपल, जैसे जैसे चैपल के पास जा रहे हैं ना, वो सेंट पार्सिफल, जितना नज़दीक पहुंचते हो ना मंजिल के, मंजिल का रास्ता उतना कठिन लगता है आपको। आप देखना लास्ट मोमेंट वाला टाइम हमेशा अजीब सा लगता है। वो आप पढ़ रहे हो, लास्ट के 10 मिनट मुश्किल से निकलते हैं। जब आप देखते हो ना 7 बज गए, 7:15 बजने वाले हैं, तो लोग देखना पड़ता, टाइम निकलता ही नहीं। एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए वैसा ही होता है, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, आप होने वाले थे सेलेक्ट, बस उतने से पहले आप मेन गेट पर पहुंच करके वापस हो जाते हो। आप अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, शायद एक कदम और था आपके और सफलता के बीच में, बट वो रास्ता कठिन होता है, वहाँ पेशेंस रखना पड़ता है। वो पेशेंस जब आप नहीं रखते ना, तो आदमी फेल होता है। तो चैपल के पास पहुंच रहे हैं, तो ग्रेव्स आ रही हैं रास्ते में। देयर इज द एम्प्टी चैपल, चैपल भी कैसा है? एम्प्टी है, कुछ नहीं है वहाँ,
खाली होली ग्रेल ढूंढने गए थे, होली ग्रेल तो उसमें अब है ही नहीं। ओनली द विंड सॉन्ग, केवल वो हवा महल हो रहा है। हवा महल मतलब क्यों? दरवाजे खिड़कियां हैं नहीं, टूट टाट गए, घर टूट जाते हैं लड़ाइयों में, किसी घर पे बॉम्ब पड़ गया सब टूट टाट जाएगा, तो खिड़की हट बर्बादी हो गई, विनाश हो रहा है, वेस्टलैंड हो रहा है। विंड विंड सॉन्ग हो रहा है, सुरक्षा ही नहीं है, कोई खिड़कियां ही नहीं है। खिड़कियां नहीं तो हवा अंदर आ रही है, खिड़की हवा को रोकती है या हवा को अंदर आने देती है। इट हैज नो विंडोज, खिड़कियां ही नहीं है, दरवाजे झूल रहे हैं, डोर स्विंग्स, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, सूखी हड्डियां पड़ी हुई है, हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, सूखी हड्डियां किसी को नुकसान, मरने के बाद क्या नुकसान पहुंचाएगा आदमी, लोग खाम खा डरते हैं मुर्दे लोगों से, जिसमें जीव ही नहीं है, क्या डराएगा आपको? बस अजीब शक्लें बना के दिखा सकता है आपको, क्यों डरावनी शक्ल तो उसकी होगी होगी, मरे हुए आदमी की शक्ल सुंदर होगी क्या? अपने घर में आप किसी मरे हुए आदमी देख लेना आप, 6 घंटे बाद 10 घंटे बाद कितनी अजीब शक्ल हो जाएगी उसकी। ओनली अ कोक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, बस केवल एक मुर्गा बैठा हुआ है रूफ ट्री पर, एक पेड़ है जो छत तक आया हुआ है, उस चैपल की रूफ तक, और उस पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? कोक। अब कोक जो है मुर्गा होता है, और मुर्गा प्रतीक होता है, एक संकेत देता है सुबह होने का, सुबह होने वाले होते हैं 3-4 बजे मुर्गा क्रो करता है, कॉक इज क्रोइंग, ये इंडिकेशन है कि भाई सुबह होने वाली और रात खत्म होने वाली। रात बुरी होती है, बुरा समय होता है, काली घनी रात, अब सुबह होने वाली है तो एक अच्छे की उम्मीद है, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, एक होप जाग रही है कि कुछ अच्छा होगा, शायद वेस्टलैंड ग्रीनलैंड में चेंज हो जाए। ओनली अ कोक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, और बोल रहा है कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, तो मुर्गे की जो आवाज है वही आवाज को यहां शब्द बना दिए, इसे क्या बोलते हैं आप लोग? ओनोमोटोपिया। कुकड़ू कू बोला मुर्गा, इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और एक काम और हुआ, बिजली भी चमकी, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। देन अ डैम्प गस्ट, और अच्छा काम हुआ, एक नमी डैम्प मॉइस्चर वाली हवा का झोंका भी आया, यानी कि थोड़ी सी उम्मीद अब जाग रही है, मुर्गा बोल रहा है, बारिश, ठंडी हवाएं आ रही हैं, बिजली कड़क रही है, कुछ तो अच्छा होगा। पहुंच गए यात्रा पे, चैपल पहुंच गया, तो कठिन यात्रा पूरी की है तो फायदा तो होना चाहिए, तो कुछ तो संकेत आ रहे हैं अच्छे। ब्रिंगिंग रेन, ब्रिंगिंग रेन मतलब ये जो बादल हैं, ये जो हवाएं हैं, बारिश आ रही है साथ में, ब्रिंगिंग रेन। गंगा वॉज संकन, देखो आप, गंगा का जिक्र कर दिया टी.एस. इलियट, क्योंकि गंगा भी तो उन्हीं की थी। गंगा उनकी कैसे थी साहब? शाबाश। 1922 में पोएम लिखी है, 14 से 18 की लड़ाई चल रही है, तो यानी कि 14 के आसपास, 20 के आसपास तो भारत पे किसका राज था? ब्रिटिश इंडिया का, अंग्रेजों का ही था ना, तो उन्हीं का देश था ये, तो यहाँ के सारे संसाधन भी किसके थे? उन्हीं के थे, पहाड़ वहाड़ सब उनके थे, तो गंगा नदी उन्हीं की थी, तो इसलिए गंगा अपने देश का जिक्र कर रहा है देखा जाए तो। गंगा वॉज संकन, देखो 1914 में फैमिन आया था भारत देश में, आप पढ़ के आए हो, नोट्स में लिखा है मैंने। 1914 में फैमिन आया, अकाल पड़ा, तो बहुत बारिश नहीं हुई, बहुत कम बारिश हुई, तो उससे गंगा का पानी भी बहुत कम हो गया था, सिकुड़ गई थी, संक, डूब गई थी, पानी था ही नहीं, गंगा में भी पानी नहीं है, तो वो विनाश पूरी दुनिया में हो रहा है। एंड द लिम्प लीव्स, और जो लिम्प यानी ड्राई, सूखी, खराब जो लीव्स हैं, पत्तियां, वेटेड फॉर रेन,
किसका वेट कर रही हैं? गंगा भी वेट कर रही है और लीव्स, पेड़ पौधे भी वेट कर रहे हैं। वाइल द ब्लैक क्लाउड्स, जबकि क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? काले बादल, जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे काले बादल गंगा नदी के उधर दिखाई दे रहे थे। गैदर्ड फॉर डिस्टेंस, ये काले बादल इकट्ठे हो रहे हैं कहाँ पे? दूरी पर। ओवर हिमावंत, हिमावंत यानी हिमालय, द हिमालयाज, हिमालय माउंटेन्स, जो हिमालय पर्वत है वहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं? काले बादल इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश की एक उम्मीद बन रही थी। देखो ये ऐसा कहा जाता है कि भारत में भी ऐसा हुआ और बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग भगवान को याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि अकाल जब पड़ते थे तो सब मानव, दानव, देवता, ये सब मिलके भगवान के पास जाते थे। तो गए सारे गॉड के पास गए, जो हमारे प्रजापति हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, ब्रह्मा हैं, उनके पास गए। तीनों, देखो आदमी खुद भी तीनों का रूप होता है। आदमी आदमी भी होता है, देवता भी होता है आदमी में, और आदमी में दानव भी होता है। तीनों मिलकर भगवान के पास गए तो भगवान ने आकाशवाणी करी। थंडर स्पोक, व्हाट थंडर सेड, ये तो नाम है ना इसका, इस वाले पार्ट का नाम क्या है? व्हाट थंडर। तो द थंडर स्पोक, द थंडर सेड दा दा दा, वो बोलेगी वो कि दा 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 से ही आपका सुधार होगा, उसी से आपका प्योरिफिकेशन होगा, उसी से आपको सेल्वेशन मिलेगा, उसी से आपका रीजनरेशन होगा, रिक्रिएशन होगा, रीबर्थ होगा। तो हिमालय पर्वत पर बादल इकट्ठे हो रहे हैं। द जंगल क्राउस्ड, जंगल भी झुक गया, घुटने टेक लिए भगवान के सामने। अब तो कुछ करो प्रभु। हम इन साइलेंस, वो भी शांति से झुक गया भगवान के सामने। देन स्पोक द थंडर, फिर कौन बोली? वो थंडर, बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई। द थंडर मीन्स द साउंड ऑफ क्लाउड्स या द साउंड ऑफ गॉड, द साउंड ऑफ ब्रह्मा, द साउंड ऑफ बुद्धा। तो द थंडर ऑफ क्लाउड्स कह सकते हो, आकाशवाणी। द थंडर ऑफ गॉड, द थंडर ऑफ ब्रह्मा, द थंडर ऑफ बुद्धा। उनकी थंडर ने वो बोली। अब देखो ये जवाब है वहां से, व्हाट थंडर सेड, उसका जवाब ये आ रहा, द थंडर स्पोक। और देखो देन स्पोक द थंडर, ये होना चाहिए था देन द थंडर स्पोक। वर्ब पहले लिख दी, सब्जेक्ट बाद में लिखा, उल्टा कर दिया ना क्रम। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन, इसे इन्वर्जन कहते हैं। देन स्पोक द थंडर, दा, क्या बोला इन्होंने? दा, दा मीन्स दाता, 3 बार दा बोला जाएगा। फिर दा मीन्स दयाधवम, और फिर दा मीन्स दमयता। दा, दाता बनो, दातार बनो, देने वाले बनो। दम, दयाधवम, हर जीव पर दया करो, अपने बारे में मत सोचो केवल, दूसरों के बारे में सोचो, उन पर भी दया करो। और दमयता, दमन करो, अपने कंट्रोल करो अपनी इच्छाओं का, तृष्णाओं का, अपनी वासना का, लस्ट का, डिजायर का, एम्बिशंस का। दा, दा मीन्स दाता। व्हाट हैव वी गिवन, हमें क्या दिया गया है? हमें शरीर, माँ बाप, परिवार, संपत्ति, घर, किसने दिया है? किसने दिया है हमारे भाई? गॉड है। अगर आप वो गॉड को वापस कर देते हो तो कोई एहसान कर दिया है क्या आपने? वो लोग कर देते, भगवान के नाम पूरी प्रॉपर्टी निछावर कर देते। अगर आपका दिमाग चेंज हो जाए तो कोई साधु, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कविता आप पढ़ लें, हो सकता है हो जाए। दाता, ठीक है ना? हाथ ना आपका ऐसे होना चाहिए, ऐसे के बजाय। जो देने वाला होता है वो खुश रहता है हमेशा, लेने वाला टेंशन में ही रहता है, कब चुकाऊंगा, कैसे ना चुकाऊं, कैसे चुकाऊं, वो टेंशन में रहे। आप देखना तभी देने वाला इतना तनाव में नहीं रहे कभी भी, दे दा के फ्री। फीस में देख लो चाहे आप,
टेंशन में कौन रहेगा? जो पहले दिन जमा करा दिए वो, या जमा नहीं कराया जो, वो टेंशन में रहेगा, कब दूं कब नहीं दूं, कब बचूं कब नहीं बचूं, क्या बहाना बनाऊं। घर में भी देख लो चाहे ऐसे ही होता है। जो दातार होता है, देने वाला होता है, उसको सब जानते हैं, सब पूछते हैं, और जो खाऊ खाऊ करता है ना, सब दूर भागते हैं उससे। जो भी है दे दो। हालांकि व्यवहारिक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो। ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको भी मांगने की जरूरत पड़ जाए, तो पहले अपने आप को तैयार करो, और जब आपको लगे कि मेरी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो रही है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसका कुछ पोर्शन आप दे सकते हैं। तो व्हाट हैव वी गिवन, हमें क्या दिया गया? माय फ्रेंड, ब्लड शेकिंग माय हार्ट। ये जो मेरा हार्ट है, ब्लड को शेक कर रहा है। आप देखना ये पंप करता है, हार्ट ही क्या करता है ब्लड को। तो जो हार्ट, ब्लड, ये सब किसने दिया है हमारे को? ऊपर वाले ने दिया है। द ओफुल डेयरिंग ऑफ मोमेंट सरेंडर। हाँ, जैन रिलीजन में करते हैं ना सर, जब वो दीक्षा लेते हैं तो अपना सब कुछ दे देते हैं। यस, अभी कुछ दिन पहले गुजराती घटना है, 200 को, उसकी पहले बेटी हो गई थी, दीक्षा ले ली उसने, फिर वो पति पत्नी ने दीक्षा ले ली, 200 करोड़ की संपत्ति दे दा के बाबा बन गए वो। जैन धर्म, तभी देखना सबसे खूबसूरत मंदिर आप किसके मिलेंगे आपको? जैन। इससे बड़ा कोई ध्यान ही नहीं हो। अंग्रेज लोग भी, क्रिश्चियन बहुत, क्रिश्चियनिटी में दान खूब है, क्रिश्चियनिटी में भी खूब दान है। बिल गेट्स देख लो, पूरी प्रॉपर्टी दान दे रखी है इसने। बड़े बड़े लोग, वो कोई चाइना वाइना का है, उसने भी दे दी, बताई। अजीज प्रेम जी अपने विप्रो वाला, इसने फाउंडेशन चला रखा है जबरदस्त, पूरी प्रॉपर्टी दान दे रखी है साथ में। तो ये एक लेवल पे आता है जब सब कुछ पा लेते हो ना आप, और वो लगता है कि सब कुछ देख दाग लिया यार, अब कुछ भी तंत्र नहीं, रोटी दो ही खानी है अपने को, वो तो अब आश्रम में मिल जाए कहीं पे भी, तो आदमी सब कुछ त्याग कर देता। रिनंशिएशन, रिनंशिएशन में सेल्वेशन है, त्याग में मोक्ष है, दाता। ये हिंदू धर्म भी कहता है, बौद्ध धर्म भी कहता है, जैन धर्म भी कहता है, मुस्लिम लोग भी कहते हैं। वो भी कहते हैं पता नहीं प्रॉपर्टी का इतना % दान कर दो। ईद पे जो बकरा बलि करते हैं ना, उसमें भी कुछ हिस्सा वो गरीबों को, बहन बेटियों को, उनको देते हैं। वो हर जगह दान की बात, हर जगह है। ब्लड शेकिंग माई हार्ट, द ओफुल डेयरिंग ऑफ मोमेंट सरेंडर। क्या आप ओफुल डेयरिंग, भयानक डेयरिंग होती है, लेकिन ये हर किसी की हिम्मत नहीं होती है सरेंडर करने की। ऑफ अ मोमेंट सरेंडर, एक मोमेंट में आपने सरेंडर कर दिया, अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी, अपने धर्म के लिए न्यौछावर कर दी। लाइफ भी तो भगवान ने दी है ना आपको, वो सरेंडर कर दिया। केवल प्रॉपर्टी थोड़ी, अपना ज्ञान भी सरेंडर कर सकता है। फ्री में पढ़ाने लग जाते हैं लोग बात। हाँ, ये यूट्यूब क्या है? फ्री है, नाम हो गया बस हमारा। नाम बड़ी जो होती है, नाम होना चाहिए साहब। हम दे रहे फ्री में। मेरी वाइफ बोल रही थी, सारे वीडियो डाल दोगे क्या, कमाओगे क्या? तो एक एज के बाद, अभी तो चलो ठीक है, कमाना भी इसलिए चल रहा है। जब लगेगा कि सब कुछ हो गया, 50, 60, लाख रुपये महीने का फिर भी आ रहा है, बिना काम करे भी आने लग जाए जिस दिन, तो उस दिन आदमी क्या सोच सकता है कि अब जो अब कमा रहे हैं, कर रहे हैं, करो। फिर आदमी नाम के लिए काम करता है। तो आगे बात करेंगे कि कई बार आप अपने मोक्ष के लिए करते, भगवान को पाने के लिए करते, उसके लिए जरूरी है, लेकिन ओफुल डेयरिंग है, बहुत डरावना होता है काम। विच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर रिट्रैक्ट। ये जो एज ऑफ प्रूडेंस है ना, प्रूडेंस यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस, विवेक, ये जो बुद्धि वाले जमाने की एज है साहब, ये यहाँ लोग दिमाग वाले हैं, और दिमाग वाले जहाँ होते हैं ना, कैन नेवर रिट्रैक्ट। वो कभी इस तरह सरेंडर नहीं कर सकते, कभी इस तरह से दान नहीं कर सकते, कभी इस तरह का रास्ता वो नहीं अपना पाते हैं। दिमाग लगा लेते हैं, यार क्या होगा, इतनी मेहनत से कमाया, मैंने मेहनत से कमाया, गरीबों क्यों बांट दो, आराम करे जिंदगी में, लेजी पड़े थे। और दिमाग में ख्याल आता भी है। आप देखना, अधिकतर जो गरीब है ना, जो मांगने वाली स्थिति में, वो अपने कर्म की वजह से, आलस की वजह से है, वो अपने लक्षणों की वजह से। वरना इस स्थिति में तो आप हमेशा रह सकते हो, कितने भी चाहे आप गरीब परिवार में क्यों ना पैदा हुए हो, कि आप अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमा सकते। लेकिन आप लोगों को काम कर देखना, मजदूरों को काम कर देखना, आप
5 दिन काम किया, छठे दिन मजदूरी मिल गई, 2 दिन पी के खा के पड़ा है, आएगा ही नहीं, काम करने नहीं आ रहा वो आदमी अमीर कैसे हो जाएगा? महीने महीने छुट्टी कर दी, पड़ा है, केवल पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, बना रहा है, पका रहा है, बस। कितना बड़ा आदमी ऐसे करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। अपने लखनऊ से अभी कल परसों अंबानी का बेटा बता रहा था कि आप गरीब रह ही नहीं सकते अगर आप दिमाग वाले हो तो, मेहनत करते हो तो। भाई आप अपंग हो, पागल हो तो बात अलग है, बीमार हो तो बात अलग है। शरीर सही है, स्वस्थ दिमाग है तो आप पैसा तो कहीं से भी कमा सकता है। बिजनेस तो आदमी खूब पैसा कमा सकता है, कमाते ही दिमाग लगा के लोग कमा ही रहे हैं पैसा। थोड़ा इस पैसे बिजनेस में लगा दिया, थोड़ा उसमें कहीं से तो पैसा आ ही जाएगा। खैर, when an age of prudence can never retract, लेकिन जो दिमाग वाले लोग हैं ना, वो कभी ऐसा त्याग नहीं करेंगे। by this and this only we have existed, लेकिन केवल ऐसा करके ही हम एग्जिस्ट कर सकते हैं इस पाप भरी दुनिया में। वेस्टलैंड में अगर हमको जीवित रहना है, अच्छे से रहना है, तो केवल कैसे रह सकते हैं हम लोग? त्याग से, दाता बन, विच इज नॉट बी फाउंड इन आवर obituaries। हालांकि इस तरह के जो आप दान करते हो, दक्षिणा देते हो, इनका आपकी obituaries में जिक्र नहीं होता। आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या दान किया, इस प्रॉपर्टी का जिक्र जब आपका मौत पे तिये की बैठक उसमें होता है क्या, फोटो के नीचे, कि आदमी इतनी प्रॉपर्टी, इतने प्लॉट, इतनी रजिस्ट्री छोड़ के गए, इतने गहने छोड़ के गए। वहाँ केवल आपका नाम आता है, पिता का नाम आता है और आत्मा शांति को प्राप्त हो गई, बस ठीक है, तिये की बैठक फलाना तारीख को है, यही होता है उसके अंदर। या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह का जिक्र किया जाता है क्या obituaries, शोक संदेश में? obituaries क्या होती है? शोक संदेश, उसमें कोई जिक्र नहीं होता इनका। और इन मेमोरीज ड्रैप्ड बाय द बेनिफिशेंट स्पाइडर, या फिर जो आपकी ग्रेवयार्ड, जो कब्र होती है, जो आपकी छतरी बनाई जाती है, उस पर जो आपका पत्थर लगाया जाता है कि साहब ये फलाना फलाना आदमी की कब्र है, ये उसका छतरी है, तो वो उस नेम प्लेट जो लगती है, वो एपिग्राफ बोलते हैं उसको, उस एपिटाफ पर, उस एपिग्राफ पर, एपिटाफ जो है ना उस पर सिनेटाफ पे लिखी जाती है, क्या उस पर भी आपकी प्रॉपर्टी, आपके दान, आपके काम का जिक्र होता है क्या? नहीं होता। उस प्लेट्स पर जो स्पाइडर्स होती है ना, बेनिफिशिएंट स्पाइडर, अच्छा जानवर नहीं माना जाता है ये जो स्पाइडर है, मकड़ी ड्रैप्ट कर देती है आपकी मेमोरीज को, ये ढकोर देती है, बल्कि उसको जाले लग जाते हैं वहाँ। कौन जाता है? साल में कोई एक बार जाता है, जब वो कोई वर्षी होती है। कौन याद करता डेली वजह? कौन बैठता जाके सब मेरे पापा मेरे पापा? अरे 10-20 दिन बैठ जाएगा शुरू में, उस वक्त गई कहाँ? फिर साल में एक बार याद आता है, कोई याद करे तो बेटा, तो कौन याद करता है? और अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर इन आवर एम्प्टी रूम्स। जब आदमी मर जाता है ना, तो अपने मरने के ऊपर विल लिख के जाता है। मरने से पहले जनरली लोग विल लिख देते हैं। कोई एक सॉलिसिटर होता है, वकील, एडवोकेट, उस सॉलिसिटर, उस वकील, आपने सुना ये अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी सॉलिसिटर, बड़ा वकील होता है। तो वकील की उपस्थिति में आदमी अपनी विल लिखवाता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी उसको, और इतनी प्रॉपर्टी उसको, और उसकी उतनी, उसके सामने लिखी जाती है। वो पढ़ता है, उसको साइन करता है, लिफाफे में बंद की जाती है, सील लगाई जाती है, और फिर उस पर वो सील भी लग करके साइन फिर होते हैं। अगर वो सील टूट गई तो खुली हुई दिखेगी, तो आपको दिखा तो पता लग जाएगा ये बेईमानी हुई है। तो सील पैक रहता है, वो बंद कमरे में सारे काम होते हैं। जब वो मर जाता है, डिसीज्ड, उसके मरने के ऊपर सॉलिसिटर आता है और जो भी विल में जिनके नाम लिखे उनको बुलाता है और उनके सामने खोलता है वो, ताकि बेईमानी ना लगे। एक एम्प्टी रूम में सारा काम होता है। उस विल में भी आपने क्या कमाया, क्या किया का विवरण नहीं होता। होता भी है तो केवल किसको पता होता है? जो उस कमरे में होते हैं, बस सीक्रेट होता है वो। सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर इन आवर एम्प्टी रूम्स, उस रूम के बाहर वो खबर नहीं जाती। ये सब जो कमाया धमाया ये सब यहीं रह जाता है। ये कहना चाह रहा है थोड़ा सा दान कर दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ये कहीं साथ लेके नहीं जाओगे इनको आप। दा, दूसरा दा आ गया, दया धवम। दया धवम,
दया करनी चाहिए हर हर प्राणी। हम लोग दया किस पे करते हैं? केवल अपने पर और अपनों पर। सेल्फिश हैं हम, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ इगोइस्ट है। वी थिंक ओनली अबाउट आवर सेल्व्स। हम अपने ऊपर ही दया करते हैं, हमें अपने ऊपर ही तरस आता है, दूसरे को हम लोग उस पर सोचते ही नहीं। ये कह रहा है हर प्राणी के बारे में सोचो, हर जीव के बारे में सोचो, बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, अदर ह्यूमन बीइंग्स। थिंक अबाउट एनीबडी, एनी क्रीचर, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, अपने लिए नहीं। आई हैव हर्ड द की टर्न डोर वंस एंड टर्न वंस ऑन। और हमारी की कैसी है? केवल एक ही दिशा में घूमती है, एक ही तरफ घूमती है, एक ही के लिए घूमती है, एक ही के बारे में सोचती है। सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं। हमारी की केवल अपने ही चलती है, अपने दरवाजे, अपने टर्न, बस। वी थिंक ऑफ द की ईच इन इज प्रिजन। हम लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, इन इज प्रिजन ऑफ सेल्फिशनेस। हम अपने स्वार्थ की जेल में कैद हैं और केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं। थिंकिंग ऑफ द की ईच कन्फर्म्स अ प्रिजन। और सोचो इस की के बारे में, हर कोई अपनी प्रिजन में फंसा पड़ा है, हर कोई अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने मतलब किस देखता है, सब कोई, हर कोई इंक्लूडिंग मी। हम अपना फायदा देखते। जिस दिन हम दूसरों के ऊपर फायदा देखने लग गए, दूसरों फायदा कब देखो? जब दया आएगी। नहीं यार, इसको और पढ़ा दो यार, इसको और नोट्स दे दो यार, इसका और कर दो भला। हमें खुद पर दया आ रही है बस, दूसरों पर दया नहीं आ रही। दया धवम ओनली एट नाइटफॉल। थोड़ा बहुत अगर सोचते भी है ना हम लोग, तो रात को सोचते हैं, जब दिमाग काम करना बंद कर दिया थोड़ा सा। सपनों में, इनमें उनमें जरूर ख्याल आते हैं कई बार, लेकिन नाइटफॉल जब वो ना कॉन्शियस माइंड नहीं रहता, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड रहता है, एथरियल रूमर्स, तब जाके थोड़ी सी एथरियल, सांसारिक, हेवनली मतलब अच्छी, एथरियल मतलब लौकिक, हेवनली, डिवाइन, दैवीय, अच्छी सोच, गुड सोच दिमाग में आती है। रिवाइव फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर तो दिमाग में आती है, पुनर्जीवित होती है, लेकिन फिर टूट जाती है, जैसे कोरियोलेनस के साथ होता था। कोरियोलेनस कौन है? लिख लाइए आप। शेक्सपियर का एक नाटक है, पढ़ के तो आई होंगी। हाँ, मैंने आपको नोट्स दे रखे, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ ही, और मैंने कहा भी था कि आप पढ़ के आ जाओ और थोड़ा बहुत इनके बारे में लिख भी लो। वो में जो रेफरेंस है ना, वो नोट्स में लिख सकते हो आप, वहाँ मैंने हर लाइन के रेफरेंस दे रखे हैं, लगभग हर लाइन के। तो कोरियोलेनस कौन है? ये शेक्सपियर का एक नाटक है कोरियोलेनस के नाम से, उसका एक मेन कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट, उसका नाम भी कोरियोलेनस है। ये हर शेक्सपियर के नाटक में आपको कैरेक्टर में ना एक फैटल फ्लो मिलेगा, उसमें कमी मिलेगी। तो इसमें कमी क्या है कि ये सेल्फिश है एंड इज फुल ऑफ ईगो एंड प्राइड, और यही इसके पतन का, डाउनफॉल का, डिग्रेडेशन का कारण रहता है। ऐसे इंसान का, मॉडर्न मैन का पतन का कारण क्या है? उसका ईगो, उसका प्राइड। ईगो मतलब जो खुद के बारे में सोचता है, खुद को श्रेष्ठ समझता है, खुद को अच्छा समझता है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ इगोइस्ट है। तो जैसे उसका विनाश हुआ अपने उस घमंड के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में, ऐसे हम सबका भी क्या होगा? विनाश। अगर हम सेल्फिश रहें, खुद के बारे में सोचें, तो हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, दूसरों पर भी दया करनी चाहिए, चाहे चींटी क्यों ना हो, उस पर भी दया करनी चाहिए। हम लोग कई बार ना चलते मसड़ देते हैं ऐसे ही, कोई चींटी गटर में है, फ्लश कर दिया है, चींटी दिख रही है, फ्लश कर दिया, गई चाहे डूब जाएगी, मर जाएगी, अपना क्या मतलब? कौन है? एक मैं इसलिए कह रहा हूँ बात, मैंने एक बंदे को देखा, वो बताया कि साहब मैं तो वेट करता हूँ, अगर वो चींटी है ना गटर वटर में, इधर लेटरिन में, तो मैं फ्लश नहीं करता तो बाहर ना निकल जाए। मैं तो गंदा आदमी यार, इतना कौन सोचता है? लेकिन ऐसे हैं लोग, सन के लोग हैं, वो एक जीव को भी नुकसान। जैनी लोग ऐसे ही होते हैं,
ये बारिश के दिन में इनके जो संत है वो चलते ही नहीं है, वो एक जगह रुक जाते हैं। चतुर्मास 4 महीने वो एक जगह रुकते हैं ताकि उनके पैरों से कोई कीट पतंग, क्योंकि बारिश के दिनों बाहर आते हैं वो, कोई मर ना जाए। कोई ना कोई जीव तो हो गए बाहर पैदा हो जाते हैं ज़मीन मिट्टी में, आपके पैरों से कोई मर ना जाए, चलते ही नहीं चक्कर में, पाप ना हो आपसे। तो तीसरा अध्याय दमयता, दमन, टू कंट्रोल ऑन योर डिजायर, टू कंट्रोल ऑन योर लस्ट, योर एम्बिशंस, ग्रीड। और जो कंट्रोल कर लेता है ना अपनी इच्छाओं पर, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया चलती है। ये बात सही है। सारे पाप किसकी वजह से होते हैं? आपकी इन इच्छाओं की वजह से होते हैं। उन पे नियंत्रण कर लो, अपने स्वाद पे नियंत्रण कर लो। जैसे वो जगन कहता था, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टेस्ट, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप मोह छोड़ दो सारा, आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। तो दमयता, द बोट रिस्पॉन्डेड गैली। ये बोट क्या है? बोट ऑफ लाइफ, मेटाफर यूज कर लिया इसमें। देखो ये बोट का नाम लेके बोल रहा है, बोट अच्छी, गैली, ये इशिता गैली मतलब वो नहीं है जो गैली होती है अपने यहाँ, अरे छोरी गैली चबाए, गैली बावड़ी, ये वो गैली नहीं है। तुम्हारे बोलते हैं जालोर में गैली बावड़ी है, क्योंकि जालोर एक अलग इलाका है। अभी रेणु बोस गई है, दूसरे आगे बोस, इधर वो कुछ कह रहे हैं, ठीक है। आज तो विकास जी छाए हुए हैं केवल, ममता ठाकुर ने भी कुछ कहा है क्या? अजीज प्रेम जी और इसका नाम ले रहे हैं लोग। विकास कह रहे हैं 10 या 20% मुस्लिम लोग भी दान करते हैं शायद, और झकट बोलते हैं, यूज करें जकाट, कुछ वो रस्म होती है जो दान देते हैं, क्या बोलते हैं मुस्लिम दान देते हैं? जकत, जकात कुछ बोलते हैं, जकात, जकात बोलते तो हैं, तो जकात बोल रहा होगा सर। जैन लोग तो, ये ममता ठाकुर बता रही है, किचन के सिंक में गर्म पानी भी डालते हैं क्योंकि कीड़े मर जाते हैं, इस वजह से डालते नहीं होंगे शायद। हाँ, गर्म पानी डालते हो ऐसा, वो कहीं कीड़े ना मर जाएं। देख लो आप, ऐसा शाम को खाना नहीं खाते दिन चिपने के बाद, कई चीज़ें उनके तो अलग ही है, एक्सट्रीम है। और सबसे फिर भी देखो इतने बड़े अमीर लोग हैं वो, जैनी बहुत अमीर है। द बोट रिस्पॉन्डेड, तो भगवान साथ तो देता है, जो जितना दान करो तो और पैसा जाता है। द बोट रिस्पॉन्डेड गैली, गैली मतलब हैप्पीली, खुशी खुशी। किन की नाव बढ़िया चलती है? टू द हैंड एक्सपर्ट विथ सेल एंड ऑल, जिनके हाथ एक्सपर्ट है सेल करने में, यात्रा करने में और चप्पू चलाने में, यानी कि जिनके हाथों में कंट्रोल है। तो जिन लोगों के जिंदगी में कंट्रोल है ना, उनकी जीवन रूपी नाव भी बढ़िया चलेगी। आरी बात में आपको कंट्रोल होना, खाने पे कंट्रोल होना जरूरी है। आप ज्यादा खा लो, अगले दिन फर्क आ जाएगा सर, सुबह पता लग जाएगा कि भैया कल की तो गड़बड़ी थी पढ़ने। हाँ, कई बार तो स्वाद क्या बदल जाता है, पसीना आ जाएगा और घबराहट सी हो जाएगी, पार्टी मेरे से लग रहा मरू मरू, जी बाहर आ जाएगी, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, नहीं होता क्या? सबके साथ होता है। हाँ, और अगर लगातार करवटे, रात को नींद नहीं आती, सही कह रहे हैं आदमी। और सबके साथ है, नींद नहीं आएगी कभी, इधर कुड़ 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 कुड़। अच्छा, लगातार खाते रहो आप ऐसे कई दिनों तक, पेट बाहर आ जाएगा। आज मैं SMS में 3री मंजिल क्लास होती है 32 नंबर में, मतलब 4थी मंजिल है वो, तो उसमें मैं नीचे आ रहा था, नीचे हमारे उसमें बैठते हैं काउंटर पे, और क्या हमारे वहाँ SMS कोचिंग में गार्डन भी है, तो गार्डन में भी वो गार्ड वार्ड बन जाते हैं, और वो गार्डन नॉन वेज खाना बनता है वहाँ, वो राजपूत है गार्ड, नॉन वेज बनता है, वो खूब दबा खाते हैं। और ऊपर 4थी मंजिल से मुझे उनका पेट ऐसे बाहर दिखाई दे रहा था। वो पेट परिणाम है न कंट्रोल करने का, कंट्रोल नहीं किया खाने, असर तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, असर तो आएगा। आप मत खाओ, कम खाओ, आप यंग फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, लंबे समय तक काम कर पाओगे। मोटे लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, ये बीमारियां घेर लेती हैं। दमन जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है।
हैंड एक्सपर्ट, जिनके हैंड एक्सपर्ट होते हैं, जिनका कंट्रोल अच्छा होता है, उनकी नाव गैली चलती है। गैली मतलब हैप्पी। और देखो जो गैली होती है हैप्पी होती है, वो ये हो रहा है। जो बावड़ा बन के रहता है ना, वो खुश रहता है, वो ये हो रहा है। द सी वॉज काम, समुद्र क्या था? शांत। योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड, योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड, आपका दिल ने भी आपको रिस्पॉन्ड किया होगा। मतलब आप जब कंट्रोल करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। आगे लाइन देखते हैं इसके बारे में। गैली, अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपका दिल भी अच्छा रिस्पॉन्ड करे। गैली आगे है, देखो ये एंजॉयमेंट है इनमें। एंजॉयमेंट मतलब उस लाइन में यार समझ में नहीं आता, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नेक्स्ट लाइन जाना पड़ेगा। तो दिल भी अच्छा महसूस करेगा, जिंदगी में क्या होगी? शांति होगी, खुशी होगी। कंट्रोल करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। दमन तो जरूरी है। अब आप बताओ, जैसे मान लो बबीता जी की बात कर ले, शादीशुदा है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इनकी इच्छाएं ज़्यादा थी, इनका लालच बड़ा है कि नहीं मैं कुछ और बड़ा करूँ, मैं अधिकारी बनूंगी, गजेटेड ऑफिसर बनूंगी। ये लड़कों और देखा है मैंने, हमारे सेलेक्ट जाते बच्चे जाते और फिर लिखते हैं RES, क्योंकि आप स्कूल लेक्चर बनते क्या बन जाते हो? आर्य होता है। हालांकि वो थोड़ा आगे होता है, प्रिंसिपल बनते हैं ना, वो थोड़ा सीनियरिटी में आते हैं, बट वो ठीक है, वो इसका दौर शुरू हो जाता है वहीं से। तो वो उस इच्छा के चक्कर में घर छोड़ के आना पड़ता होगा, पैसे भी देने पड़े, घर की शांति भी थोड़ी कम होती है, आपका वर्कलोड बढ़ता है, सब होता है। अगर कंट्रोल कर लो, ठीक है चल रहा है जो चल रहा है, जिंदगी में क्या होगी? शांति। जिंदगी गैली चलेगी। गैली मतलब हैप्पीली चलेगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जिंदगी में। When invited, beating obedient to controlling hands, तो जब आपके हैंड्स कंट्रोलिंग होंगे ना, जब आप पर कंट्रोल होगा तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा। आई सैट अपॉन द शोर, आई मीन्स टाइरिसियस। आई सैट अपॉन द शोर, मैं अब नदी किनारे बैठा हुआ हूं, समुद्र किनारे बैठा हुआ हूं। कौन? टाइरिस। और क्या कर रहा है वो? फिशिंग, मछलियां पकड़ रहा है। मछलियां पकड़ना ना इनके यहाँ मतलब शांति, सुकून, आराम, परिवार का टाइम, धर्म का टाइम, ये रिलीजन, मॉरलिटी जुड़ा हुआ है। फिशिंग इनके यहाँ अच्छा माना जाता है, मतलब एक शांति वाला काम। मैं बैठा बैठा फिशिंग कर रहा हूँ विद द एरिड प्लेन बिहाइंड मी, मैं शांति से हूँ, मेरे पीछे एरिड प्लेन है, वेस्टलैंड है। एरिड यानी उजाड़, प्लेन यानी मैदान, उजाड़ मैदान है, सूखा बंजर। बिहाइंड मी, शैल आई एट लीस्ट सेट माई हैंड्स इन ऑर्डर, भाई ठीक है, मैं पूरी दुनिया, वेस्टलैंड को तो ग्रीनलैंड चेंज नहीं कर सकता। क्या मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मेरी लाइफ, माई फैमिली, माई लैंड, क्या उसको मैं एक ऑर्डर में सेट कर सकता हूँ? क्या उसको मैं एक क्रम में, ऑर्डर मतलब व्यवस्थित कर सकता हूँ क्या? आप अपनी जिंदगी तो सुधार ही सकते हो ना, कम से कम अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, दया धमम दाता और दमयता के रूल अपना लो, आपका तो लाइफ ऑर्डर में आ जाएगी, व्यवस्था में बैठ जाएगी। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। मैंने क्या बताया था रोहित इस लाइन के बारे में? बताया था मैंने पहले। आपने क्लास तो देखी नहीं होंगे तो वो चक्कर आपके साथ। तो इशिता क्या कह रहे हैं? ये आपको याद है, नर्सरी राइम है, ये नर्सरी पोएम है, छोटे बच्चों की पोएम की लाइन डाल दी थी उसने यार। ये एक नर्सरी राइम है, छोटे बच्चों की किताबों में आती है, आपने पढ़ी है? कैसे गाते हैं इसको? छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं आप? हाँ, छोटे जो टीचर पढ़ाती हैं वो जानती हैं इसको। बुक्स में देखा होगा आपने, क्या ना, एक कविता है ये। कौन सी क्लास की बुक्स में देखा आपने? नर्सरी क्लास की बुक में जो कविताएं आती है ना, वो हमटी डमटी, बाबा बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल,
उनमें एक कविता ये भी होती है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। पूरी सिविलाइजेशन ही डिमोलिश हो रही है, डिवेस्ट हो रही है, तो लंदन ब्रिज भी गिर रहा है, पतन हो रहा है, सब कुछ गिर रहा है। मेरी भगवान तो बस मेरी संभाल लेना तुम तो। अब ये 3 अलग अलग पोएम्स की लाइन है। पहले वाला इटालियन है, इटालियन लैंग्वेज में है, ये लैटिन भाषा में है, ये फ्रेंच में है। 3 अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पोएम्स, लेकिन तीनों में बात एक ही है, तीनों में चीज एक ही है। कहना वही चाह रहा है कि अगर आपको जिंदगी में वेस्टलैंड से ग्रीनलैंड में आना है, अगर आपको सेल्वेशन चाहिए, तो आपको सफरिंग और पेन से गुजरना पड़ेगा। बिना दुख भोगे आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, कड़ी परीक्षा लेता है। तो कहा जा रहा है, ये पहले इटालियन लाइन है, और ये दाते की डिवाइन कॉमेडी, दाते की पोएम है डिवाइन कॉमेडी। वहाँ उसके कई पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं उसमें। इसमें एक हेल है, एक पैराडाइज है ना, और एक है परगेटरियो, परगेशन, जहाँ पे आपका शुद्धिकरण होगा, प्योरिफिकेशन होगा, आपको जलाया जाएगा, आपको कष्ट दिए जाएंगे, आपको मारा पीटा जाएगा। तो पोइसोस नैल सिगली अफीना, अब पता नहीं क्या उच्चारण बोला मैंने, मुझे खुद को भी नहीं पता, अगली बार बोलूँगा नया बोलूँगा मैं, क्योंकि ये इटालियन है तो उसका उच्चारण मुझे नहीं आता। आपको भी नहीं आता, अच्छी बात यह है कि आप गलती पकड़ भी नहीं पाओगे, ये अच्छी बात है। तो पोइस एस कॉस का मतलब समझ लो प्लीज, नैल फॉक चिलगी मफीना, अफीना मतलब पेन, दर्द, प्लीज ना, लेट मी सफ़र पेन्स, मुझे क्या करो आप, दुख झेलने दो, प्रभु मुझे दुख झेलने दो, मैं दुख झेलूंगा तभी मेरा सेल्वेशन, तभी मेरा रिडेम्पशन, मोक्ष, मोचन, मुक्ति तभी हो पाएगी। इन पापों से मुक्ति तब होगी जब मैंने जो पाप किए उसके कष्ट मैं भोगूं, कष्ट भोगने जरूरी है, ऐसा इटालियन लैंग्वेज में भी कहते हैं। ये लैटिन है, क्वांडो फ्लैम उटी शेलिडन ओ स्वेलो स्वेलो स्वेलो। ये स्वेलो वाला रेफरेंस मैंने पहले भी दिया था, आपको ध्यान है, एक कैरेक्टर को स्वेलो बर्ड बना दिया गया था, किस किस को याद आ रहा है, संगीता जी बताइए। प्रोकेन, प्रोकने, प्रोकने नाम की एक कैरेक्टर थी, बड़ी बहन, उसको स्वेलो बदल दिया गया था। उसकी छोटी बहन फिलोमल, जिसको नाइटिंगल बनाया गया, और इनके हस्बैंड का नाम था प्रोकने का टेरियस, TEREUS, टेरियस। तो उस टेरियस को हॉक बना दिया गया था। तो स्वेलो और नाइटिंगल गीत गा रही हैं, रो रही है बेचारी, चिल्ला रही हैं पेन से, पीड़ा से, क्योंकि वो अच्छी खूबसूरत औरत थी, उनको पक्षी बदल दिया गया। और उन स्वेलो के उन साउंड को, ट्विट ट्विट को, जग जग को लोग सुन नहीं रहे हैं, अनहर्ड है, अनहर्ड, अनसीन, अवॉइडेड है, ये वो लाइन है। स्वेलो के जो गीत हैं उनको लोग क्वेंडो फ्लेम उठी, ये लैटिन लैंग्वेज है, इसका मतलब है अनहर्ड, अनसीन है। लोग, मॉडर्न पीपल उनके गीतों को ध्यान नहीं दे रहे। ये कहना चाहते हैं कि भैया आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका तभी होगा जब आप कष्ट भोगोगे। ऊपर वाला भी कह रहा है कष्ट भोगो, ये भी कह रहा है कष्ट भोगो। ले प्रिंस डी एक्वेंटेंट ला टूर अबॉयल, ये फ्रेंच पोएम है, किसी नेवल जनरल की, कुछ मैंने रेफरेंस दे रखे, सब लाइन से आपको अलग अलग लिखे हुए हैं सारे रेफरेंस, आप अच्छे से पढ़ना, मजा आएगा आपको। तो उसमें एक प्रिंस हैं एक्वेटेन के, उनका जो टूर है, जो उनका जो शहर है अबोइल, वो बहुत सैड हो गया है, बहुत दुखी हो गया है, पेनफुल हो गया है। तो उनको अपने उस शहर पर रोना आ रहा है, अपने राज्य पर रोना आ रहा है। ही इज वीपिंग टू वॉच द कंडीशन ऑफ हिज सिटी,
वो देख रहा है कितना कष्ट हमारा शहर भोग रहा है, लेकिन ये सब जरूरी है। जब तक आप कष्ट नहीं भोगोगे, यू कैन गेट सेल्वेशन ओनली थ्रू द सफरिंग, ओनली थ्रू द पेन, अदरवाइज यू कांट गेट गॉड, पैराडाइज, हेवन नहीं मिलेगा आपको। वो तभी मिलेगा जब आपको कष्ट भोगोगे। बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? तो ये वाली बात हुई कष्ट भोगने की। दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शॉट अगेंस्ट माई र्यून्स, और ये बातें ना मैं अपने र्यून से बता रहा हूँ, जो बर्बादियाँ मैंने देखी हैं, विनाश, बर्बादी। आई हैव शॉट, और मैं जो घूमा हूँ इधर उधर, देखा है मैंने, टैरिस कह रहा है। तो जब जब बर्बादियाँ हुई हैं, लोगों ने कष्ट भोगे हैं, उसके बाद वापस रीबर्थ हुआ है, रीजनरेशन हुआ है। प्रलय के बाद वापस दुनिया बनी है। आज नीचे हमारे कोई कंप्यूटर पे काम करने वाले भाई साहब हैं, वो बता रहे थे कि हमारी दुनिया में अब तक पता नहीं टोटल 6 बार प्रलय होगी, 4 या 5 बार तो हो गई। मर के ख़त्म होके वापस आ गए। वो युग नहीं बदले क्या? त्रेता, सतयुग और द्वापर, 3 तो वही हो गए। कलयुग चल रहा है अभी, उसमें भी शायद हो चुका, क्या होगा है, होगा शायद, कल की आएगा है। हाँ, उसको मूवी भी है वो, उस पर जी सिनेमा पे कोई है वो, कल की कोई असुर, उसमें यही शायद फंडा ये बताया गया उसके अंदर। हाँ, मैं ही लाऊंगा, बर्बाद मैं ही करूंगा। देन वाई देन आई फिट यू हियरोनिमो मैड अगेन। अब देखो यहाँ पर फिर एक नया कैरेक्टर आ गया, लास्ट में जाते थे कैरेक्टर और देखे हो, हियरोनिमो। ये टॉमस किड की एक ट्रेजेडी है, दुखांत नाटक है, उसमें हियरोनिमो ही हीरो है, यही प्रोटागोनिस्ट है उसमें। और टॉमस किड के इस नाटक में, टॉमस ये नाटक है किड का, ट्रेजेडी स्पेनिश है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो एक स्पेनिश किंग का नाम है हियरोनिमो। हियरोनिमो की ज़िंदगी में दुख आते हैं। एक बार इसकी वाइफ बन जाती है तो ये बहुत ऐसे पागल जैसा हो जाता है। फिर उसके कुछ सालों बाद इसका एक बेटा मर जाता है, मैड अगेन, वापस क्या हो जाता है, फिर पागल हो जाता है, मैड अगेन। और लोग इससे बोलते हैं, इसके राज्य की, क्या थोड़ा साहित्यकार था, लिखता था नाटक वगैरह, ये भी लिखता था। तो इसके लोगों ने से कहा कि राजा साहब कुछ नाटक लिखो। तो जो आदमी बर्बाद हो गया, जिसकी वाइफ पहले मर गई है, बच्चा मर गया, क्या वो कुछ क्रिएटिव लिखने के लायक है क्या? वो कुछ इनोवेशन कर सकता है क्या? स्थिति खराब है उसकी। तो कहता है वाई देन आई विल फिट यू, मैं आपको कैसे फिट लग रहा हूँ, मैं कैसे इस परिस्थिति में बैठ पाऊंगा, मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैं फिट नहीं हूँ। तो ये जो बर्बादी हो रही है चारों तरफ, इसमें आप लोग भी कुछ अच्छा करने के लिए फिट नहीं हो। आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे जब आपके आसपास अशांति रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, युद्ध रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये पोएट लिख नहीं सकते। आदमी लिख कब पाता है? जब उसके दिमाग में क्या होती है, शांति होती है। शांति बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप लोग? तो शांति नहीं होगी तब तक आप नहीं लिख पाओगे। तो मैं फिट ही नहीं हूं। टीएस इलियट दुख मना रहा है इस चीज का कि हम फिट नहीं है। तो फिट कब होंगे, शांति कब होगी? दाता दयादवम दमयता, शांति शांति शांति। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी लैंग्वेज से पोएम खत्म हुई है? किस लैंग्वेज के वर्ड से? संस्कृत। शांति शांति शांति। और ये दोनों जो लाइंस है ना, ये अपने बृहद अरण्यक, बृहद अरण्यक उपनिषद है, उससे लिया गया है। संस्कृत वर्ड है, हिंदू मिथोलॉजी, वहाँ से लिया गया है। और ये कह रहा है कि भैया, रेखा भी कह रही है, कल की अवतार में घोड़े पे भगवान आएंगे। जीके में पढ़ा है साहब हमने, कल की अवतार आएंगे, घोड़े बैठ कर आएंगे, ये हो रहा है कल की का हो मेरे सामने, रोजाना गुजरता हूँ। जीके में पढ़ा आपने? आप देख के आए वहाँ पे?
उस पर कोई आदमी बैठा हुआ है? वहाँ वाले लोग बोलते हैं। तो ये मंदिर केवल जयपुर में ही है केवल, बस पूरी दुनिया में? जीके में कहीं पढ़ा गया आपने, कहाँ है मंदिर कल्कि का? रेखा जी, एक तो जयपुर में बता रही है हवा महल, देखूंगा मैं भी। हवा महल सामने तो स्कूल है वो है, हाँ कैफे वो तो ऊपर है छत पे, नीचे तो शोरूम है। हाँ अच्छा देखो मजे की बात है, मैं कैफे में कभी गए ही नहीं। जयपुर के लोकल है ना। हाँ जयपुर वाले ठीक है, रोजाना मैं रोजाना हवा महल सामने गुजरता हूँ, क्या देखूँ उसको? तो मैं तो वहाँ तो लोग खड़े होते हैं, उनको देखता हूँ बस मैं। नहीं, लोग दिखते तरह तरह कपड़ों में, तरह तरह के फैशन में, तो अपन तो उन्हीं को देखते गुजर जाते हैं अपना, थोड़ा सा बस है कि टाइम पास हो जाता है 10 मिनट का। हाँ ये और कुछ नहीं वहाँ। हवा महल तो क्या देखना डेली, वही खिड़कियाँ, वही वो सब कुछ, वही रंग रंग बदलते रहते हैं, कई बार चेंज कर देते हैं। चलो, तो कुल मिलाकर के शांति स्थापित होगी तभी जाके सब कुछ बढ़िया होगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, दया दवम दाता बनोगे, दमयता करोगे, तब जाके। तो वेस्टलैंड बहुत लंबी चौड़ी पोएम रही, बट पिछली बार 10 क्वेश्चन आ गए शायद इस पे, 10। इस बार ज़्यादा आए थे, इस बार होता है वापस 2 ही क्वेश्चन आए। हाँ क्यों नहीं आएंगे, आप कैसे कह सकते हो? अभी आप श्योर नहीं है कि साइकोलॉजी हट भी गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, केवल एक फुसफुसाहट हुई थी बस, वो ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया उसका। और मैं कभी पसंद नहीं करता बिना इन चीज़ों की बात करना। हमने कई टीचर यूट्यूब पे डालते रहते हैं, ये होगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, 1000 10,000 व्यूज़। कभी मेरा देखा वीडियो आपने? है मैं नहीं डालता कभी, मुझे पता है यार ऑथेंटिक खबर अलग होती है, जो बकवासबाजी कर रहे हैं अलग चीज़ है। हाँ खूब लोग देख लेते हैं, मज़ा आता है लोग देखने में, उसका उसका फ़ायदा हो जाता है, आपका टाइम पास हो जाता है ना। मैं इसे कभी खबर भी नहीं देखता हूँ। लोग मुझसे पूछते क्या परसेंटेज आएगी क्या, मुझे कैसे पता क्या जाएगी? अब पिछले पेपर कोई भविष्यवाणी कर सकता था क्या कि ऐसा पेपर होगा? हम तो खूब पढ़ा रहे हैं लेकिन नहीं। हाँ ये बात जरूर, 10 क्वेश्चन जो आए थे अपने नोट्स में थे, वो जरूर बात है। आप चेक करके देख लेना, आप जो पढ़ा रहे हैं पिछला वीडियो देख लेना, आपने डाला है पिछला वीडियो, चीज़ें वही होंगी उसके। हाँ 2-4 बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट ओवरऑल वही चीज़ होती है।